नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और मैं आपके साथ आपका अपना बलवीर सिंह। बात करेंगे महामैराथन क्लासेस के अंदर हम लोगों ने जो यात्रा प्रारंभ की थी संसाधन एवं विकास से, उसी यात्रा को लेकर चलते हैं आज आगे की तरफ। उम्मीद रखता हूं कि आप सब लोग बड़े आराम से, बड़े मजे से अपने सपने को साकार कर रहे होंगे, क्योंकि आपके सपनों को साकार करने के लिए आप लोगों के साथ है उत्कर्ष क्लासेस। और उत्कर्ष क्लासेस जब तक है तब तक आप लोगों को किसी बात का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है और आपके सपने को अंजाम देकर ही रहेंगे। विद्यार्थियों, आप लोगों को आराम से, मजे से उत्कर्ष के साथ में अपनी लक्ष्य को भेदने के लिए, अपने लक्ष्य को साधने के लिए पूरी की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग अपनी कमर कस चुके हैं तो तुम्हें भी पीछे रहने नहीं देंगे। ध्यान रखना विद्यार्थियों, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो तो सपना ना तोड़ना, जो भी मन में हो तो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन ना छोड़ना, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन ना छोड़ना। तो विद्यार्थियों, अपने सपने को साकार करने के लिए बने रहो, लगे रहो और लगातार उत्कर्ष आपके लिए कुछ ना कुछ नया कर रहा है। जब पूरे भारत के अंदर अभी विद्यालय की पढ़ाई बंद चल रही है, लेकिन आपको उत्कर्ष घर बैठे दे रहा है संपूर्ण कोर्स और वो भी बड़े अच्छी तरीके से, जिसके अंदर आपको ई नोट्स मिल रहे हैं, पीडीएफ मिल रही है, रिकॉर्डिंग और लाइव क्लासेस मिल रही है, सारी की सारी चीजें आप लोगों को दी जा रही है। फटाफट एक बार जो लाडले उत्कर्ष कोर्स को परचेज किए हुए हैं वो बता दो एक बार कि किस तरह से हम हिस्ट्री के अंदर इतिहास के हिलोरे ले रहे हैं, किस तरह से हम राजनीति के अंदर मौज कर रहे हैं। अपनी अटेंडेंस भी दिखा दीजिए और बता दीजिए कि किस तरह से मजे से हमारा जो कोर्स है वो चल रहा है। और अब यहां जो भूगोल की भारीपन है, उस भूगोल के भारीपन को भी उतारेंगे, उस भूगोल के भारीपन को भी कर देंगे दूर, क्योंकि उत्कर्ष है आप लोगों के साथ में। तो हम बात कर रहे थे संसाधन के बारे में। हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर क्या पढ़ा, एक बार थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं और उसके बारे में जिक्र करने के बाद फिर हम बात करेंगे आज हमको क्या देखना है, आज हमको क्या पढ़ना है उसके बारे में। तो ध्यान रहिएगा विद्यार्थियों, बिल्कुल मुझे दिख रहे हैं आप लोगों के कमेंट्स, मैं सर हाँ बहुत मजा आ रहा है, वाह क्या बात है। बिल्कुल ऐसे ही मजे कर करके हम लोगों को पढ़ना है। हाँ, भारत में राष्ट्रवाद वाला पाठ चल रहा है गुरुजी, क्या बात है। मतलब मेरे सारे के सारे लाडले, पूरी की पूरी मेरी सेना, मतलब जिनसे मुझे हिम्मत मिलती है, जो मेरा हौसला है, वो सभी अभी यहां पर है और उनके साथ में उनके कई सारे मित्र भी यहां पर होंगे। तो बिल्कुल इसी तरह लगे रहो, इसी तरह बने रहो और इसी तरह तैयारी करते रहो। क्या बात है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और बात करते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर क्या देखा था, हम लोगों ने देखी थी संसाधन की परिभाषा। और संसाधन की परिभाषा के अंदर लाडलो हम लोगों ने क्या देखा था, आपको यहां पर कई सारी वस्तुएं नजर आ रही होगी, उन्हीं से हम संसाधन की परिभाषा देख लेते हैं। यानी मनुष्य की जीवन में जो भी वस्तुएं उसकी आवश्यकताओं को पूरा करती है, वो सारी की सारी वस्तुएं क्या कहलाएगी, सारी की सारी वस्तुएं कहलाएगी संसाधन। उन सारी वस्तुओं को क्या कहा जाता है, उन सारी वस्तुओं को कहा जाता है संसाधन। तो संसाधन हम लोगों ने देखा मोटे रूप में दो प्रकार के, एक प्रकृति से प्राप्त होता है, एक जिसको मानव बनाता है। प्रकृति से प्राप्त होता है वो तो प्राकृतिक संसाधन, और मानव जिनको बना रहा है वो मानव निर्मित संसाधन। फिर हम लोगों ने संसाधनों का वर्गीकरण किया था। तो संसाधनों के वर्गीकरण के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पर संसाधन पढ़े थे, और उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन थे वो संसाधन हम लोगों ने देखे थे कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने देखा था संसाधनों का भेद, या संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधनों के प्रकार। तो सबसे पहला जो प्रकार आया था वो आया था उत्पत्ति के आधार पर। रिवीजन हो रहा है साथ साथ, और जो नए आए हैं आज उन लोगों को भी, ताकि हम लोग पिछली क्लास के अंदर क्या पढ़े थे उन लोगों की जानकारी के अंदर रहे। तो ध्यान रखना, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों की बात करें तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जैव संसाधन और दूसरे हो गए अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसको कहेंगे, जो जीव मंडल के अंदर उत्पन्न हुए हैं।
जिनके अंदर जो जिनकी उत्पत्ति जीवों से हुई है वो संसाधन कैसे संसाधन कहलाएंगे? जैव संसाधन। अजैव संसाधन किसको कहेंगे? जिनकी उत्पत्ति जीवों से नहीं हुई है वह अजैव संसाधन कहेंगे। वेरी गुड, क्या बात है। मतलब साथ साथ लगातार उत्तर भी आते जा रहे हैं। मतलब पूरी पिछली क्लास बिल्कुल पूरी तरह से याद है, पूरी तरह से याद है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ध्यान रखना, जब इस जैव संसाधन के बारे में बात करें तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे? इसके अंदर आ जाएंगी वनस्पति। वनस्पति का मतलब क्या है? पेड़ पौधे। और साथ साथ में आ जाएंगे जितने भी प्रकार के जीव जंतु है वो सारे के सारे जीव जंतु। अजैव संसाधनों की बात करें तो इसके अंदर आ जाएंगी चट्टाने, और चट्टानों के साथ साथ में आ जाएंगे जितने भी प्रकार के खनिज है वो सारे के सारे खनिज। किसमें? अजैव संसाधनों के अंदर। फिर हम लोगों ने संसाधनों का दूसरा प्रकार पढ़ा था, वो हम लोगों ने देखा था समाप्त्या के आधार पर। और समाप्त्या के आधार पर संसाधनों के प्रकार देखे हम लोगों ने दो। संसाधनों के दो प्रकार कौन कौन से थे? यहां संसाधनों के दो प्रकार मिल रहे थे प्यारो हम लोगों को, नवीकरण और अनवीकरण। समाप्त्या के आधार पर संसाधनों के जो प्रकार हम लोगों को दिख रहे थे वो कौन से दिख रहे थे? वो दिख रहे थे हम लोगों को दो। नंबर एक कौन सा? नवीकरण संसाधन। नंबर एक नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा जो था वो कौन सा था? वो था अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन के अंदर हम लोगों ने देखा था अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। तो अनवीकरणीय और नवीकरणीय, थोड़ा इन लोगों को इन संसाधनों को जान लेते हैं। पहले बात करें नवीकरणीय संसाधनों की, किसको कहा जाता है नवीकरणीय संसाधन? क्या होता है नवीकरणीय संसाधन? तो नवीकरणीय संसाधनों के अंदर लाडलो हम लोगों ने पढ़ा था ऐसे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः निर्मित किया जाता है, वो संसाधन क्या कहलाएंगे? नवीकरणीय। यानी मनुष्य उनको क्या कर सकता? फिर बना सकता। उपयोग में ले रहा है फिर बना सकता है। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण लेकर देखें तो हम लोगों ने बात की थी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो है वो क्या है? अब एक बार मेरे घर पे सौर ऊर्जा लगी हुई है, मैंने बिजली उपयोग में ले ली, फिर उससे क्या होगी? नई बिजली बन जाएगी, क्योंकि हवा और सूर्य नित्य है, ये कभी समाप्त होने वाले नहीं है। तो वो संसाधन कैसे संसाधन है? नवीकरणीय। फिर हम चलते हैं अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में। और अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में बात करें तो अनवीकरणीय संसाधन किसको कहा जाएगा? अनवीकरणीय संसाधनों के अंदर वो संसाधन आते हैं जिनमें एक बार उपयोग में लेने के बाद फिर से नया नहीं बनाया जा सकता। मेरी गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरा हुआ है, चलते 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 पेट्रोल पूरा खत्म। अब क्या उसी टंकी के अंदर फिर से नया पेट्रोल बन सकता है? क्या नहीं बन सकता। वो पेट्रोल जो काम में लिया गया वो पूरा का पूरा गया, अब तो नया पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। लेकिन सौर ऊर्जा में कुछ नया नहीं, वो बस हवा चल रही है और पवन ऊर्जा बन रही है, सूर्य की रोशनी आ रही है और सौर ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। ये क्या है? ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। वो क्या है? नवीकरणीय। जबकि ये क्या है? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय के अंदर क्या आ जाएंगे? अनवीकरण के अंदर आ जाएंगे जीवाश्म ईंधन, जैसे पेट्रोल, डीजल और कोयला, ये जीवाश्म ईंधन के अंदर आते हैं। और ये सारे के सारे आ जाएंगे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधनों के अंदर। ये किसमें आ जाएंगे? यहां बात करें तो इसमें आ जाएगी जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। और वहां अनवीकरणीय संसाधनों में बात करें तो अनवीकरणीय संसाधनों के अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आएगा जीवाश्म ईंधन। इसमें आ रहा है जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन कौन कौन सा? जैसे हम बात करें पेट्रोल, डीजल और कोयला, इन सबको किसकी श्रेणी के अंदर रखा गया है? इन सबको रखा गया है जीवाश्म ईंधन की श्रेणी के अंदर। और ये किस कैटेगरी में आएंगे? अनवीकरणीय संसाधनों की श्रेणी में। फिर लाडलो हम लोगों ने चर्चा कर ली थी और वही हमारा लास्ट टॉपिक था। उसी टॉपिक से हम लोगों को अब आगे की ओर बढ़ना है। हम लोगों ने देखा था स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों की बात करें, स्वामित्व का मतलब क्या होता है? स्वामित्व का मतलब होता है माली। स्वामी का मतलब क्या होता है? मालिक। उसका मालिक कौन है? किसका उस पे अधिकार है? तो अधिकार के आधार पर हम संसाधनों का विभाजन करें तो अधिकार के आधार पर भी संसाधनों का विभाजन कितने प्रकार से होगा? तो संसाधनों का वर्गीकरण होगा 4 प्रकार से। कितने प्रकार से हो रहा है? 4 प्रकार से। सबसे पहले तो आ रहे हैं व्यक्तिगत स्वामित्व।
मैंने आप लोगों को बता दिया था इस व्यक्तिगत स्वामित्व के बारे में। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है निजी संसाधन। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा निजी संसाधन। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे संसाधन जिसपे किसी एक व्यक्ति मात्र का अधिकार हो, जैसे हमारा घर हो गया, हमारी गाड़ी हो गई, मकान, दुकान, खेत, ये सारे के सारे होंगे। ये सब क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। मैंने पिछली बार भी आप लोगों को उदाहरण दिया था। आप जिस माध्यम से मुझे देख रहे हो, आपके और मेरे बीच में अभी जो संवाद का माध्यम बना हुआ है, आपके पास में चाहे फोन हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, ये सब क्या है? आपका खुद का है। ऐसा तो थोड़ी आप लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और लेकर आए और फिर मिलकर एक सामूहिक रूप में आप उसको देख रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। अपने अपना जो भी है वो पर्सनल है, पर्सनल है। तो यहां निजी का मतलब क्या होगा? पर्सनल प्रॉपर्टी, जो खुद की हो। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना। स्वामित्व का मतलब क्या होगा? मालिकाना। फिर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे आ जाते हैं सामुदायिक। दूसरे नंबर पे सामुदायिक आए। इस सामुदायिक का मतलब क्या होगा? जो किसी एक व्यक्ति के नहीं है, वो एक समुदाय के हैं। आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के कुछ विशेष क्षेत्र बने होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा, सबसे बढ़िया उदाहरण दूं तो शमशान भूमि का। सभी लोगों की अपने अपने अलग अलग शमशान भूमि होती कि नहीं होती? होती है। ये फला जाति की, ये फला जाति की, ये फला जाति की, ये फला जाति की। कहीं ऐसा लिखा हुआ दिखा क्या कि ये केवल और केवल मेरा निजी शमशान है, यहां पर दूसरा कोई नहीं आए, प्रवेश निषेध है? ऐसा कहीं लिखा हो तो बताओ मुझे। मैंने तो आज तक ऐसा कभी देखा नहीं। तो यहां ये जो संसाधन है, चाहे शमशान भूमि हो, चाहे चारागाह हो, चाहे तालाब हो, चाहे पार्क हो, चाहे बगीचा हो, ये सारे के सारे किसमें आएंगे? ये सारे के सारे आएंगे सामुदायिक संसाधनों के अंदर। फिर बात आ जाती है राष्ट्रीय संसाधनों की। और राष्ट्रीय संसाधनों की बात करें तो राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? किसको कहा जाता है राष्ट्रीय संसाधन? तो ध्यान देना, राष्ट्रीय संसाधन उनको कहा जाएगा जिसपे संपूर्ण राष्ट्र का अधिकार हो। जिस पर किसका अधिकार हो? संपूर्ण राष्ट्र का अधिकार हो। अब आप कहोगे सर संपूर्ण राष्ट्र का अधिकार कैसे होता है? जैसे उदाहरण देकर बात करूं, सड़क है। अब बताओ, सड़क किसी एक व्यक्ति की है क्या? सड़क किसी व्यक्ति की है, सड़क किसी समूह की है, सड़क किसी विशेष जाति वालों की है। तो बताओ, उस सड़क के ऊपर से सभी लोग आ जा सकते हैं कि नहीं आ जा सकते? सभी लोग आ जा सकते हैं। ऐसे ही हम बात करें रेलगाड़ी या रेल की जो पटरी है। अब रेलगाड़ी क्या है? सबकी है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। उस पर किसका अधिकार है? राष्ट्र का है। हमारी जो राष्ट्र की सरकार है, उस राष्ट्र की सरकार का अधिकार है। और राष्ट्र की सरकार के पास में जिसपे सरकार का अधिकार, सरकार का नियंत्रण रहता है, वो संसाधन कैसे संसाधन कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। प्यारो ध्यान रखना, ये जो राष्ट्रीय संसाधनों के बारे में हम लोग बात करें तो ये जो राष्ट्रीय संसाधन है, अब भारत की जब चर्चा करें तो देखो, भारत का हम लोगों को दक्षिण भाग के अंदर जो क्षेत्र दिखता है वो कुछ कुछ इस प्रकार से दिखता है। तीन तरफ हम लोगों को इसके यहां पर तो हम लोगों को बंगाल की खाड़ी नजर आ जाती है। यहां पर तो क्या है? यहां पर तो है बंगाल की खाड़ी। नीचे क्या है? यहां पर दक्षिण के अंदर यहां पर नजर आता है हिंद महासागर। और इधर बात करें तो इधर नजर आता है हम लोगों को अरब सागर। अब उधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर, अरब सागर। भारत कितना है? क्या ये जो पूरा का पूरा समुद्र के अंदर क्षेत्र दिख रहा है, ये पूरा का पूरा हमारा ही क्षेत्र है क्या? नहीं, ये तो हमारा क्षेत्र नहीं है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र की बात करें तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र तो हमारा क्षेत्र नहीं है। ये पूरा का पूरा हमारा क्षेत्र नहीं होगा। ये पूरा का पूरा हमारा क्षेत्र नहीं, फिर किसका है? तो बताया गया है कि ये जो समुद्री क्षेत्र है, ये समुद्री क्षेत्र है, उस समुद्री क्षेत्र के अंदर कुछ सीमा जो है, वो कुछ सीमा क्या है? हमारी है। बाकी जो क्षेत्र है वो बाकी वाला क्षेत्र हमारा नहीं है। कितना कितना हमारे पास में रहता है, कौन कौन सा जो क्षेत्र है वो हमारे पास में रहता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो हम पाएंगे कि एक निश्चित क्षेत्र तक केवल और केवल हम वहां संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, उन संसाधनों को अपने काम में ले सकते हैं। कहां तक, किस हद तक हम इन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं? तो ध्यान रखना, समुद्र के अंदर जो दूरी मापी जाती है, उस समुद्री दूरी को किस में मापा जाता है? नॉटिकल मील में। समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापा जाता है।
अब समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापा जाता है, तो ऐसी स्थिति में यहां मैं एक लाइन बना रहा हूं, आप लोगों को दिख रही होगी। ये जो लाइन है, मान लिया जाए इसके बीच में ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कितना है बताया गया है, ये क्षेत्र है 19.2 किलोमीटर। ये कितना है, ये है 19.2 किलोमीटर। यानी यहां तक का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को तो हम क्या कर सकते हैं, उस क्षेत्र को तो हम अपने वहां जो संसाधन है, उन संसाधनों का तो हम उपयोग कर सकते हैं। मतलब यहां 19.2 जो दिख रहा है आप लोगों को, उस 19.2 तक की जो क्षेत्र है, उस 19.2 यानी हम बात करें तो 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील। अब आपके मन में यह भी आता होगा, सर एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं, है ना, प्रश्न आना बिल्कुल स्वाभाविक है कि सर एक नॉटिकल मील के अंदर कितने किलोमीटर आते होंगे। वेरी गुड। अरे बेटा 200 समुद्री मील आप लिख रहे हो ना, वो 200 समुद्री मील जो है वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन आ जाते हैं। वहां कौन से आ जाएंगे, वहां अंतरराष्ट्रीय संसाधन आ जाएंगे। मील क्या है, बिल्कुल अभी बात करेंगे, बिल्कुल अभी बात करेंगे। मैं यही आप लोगों को समझाने के लिए रुका हुआ हूं। तो ध्यान देना, यहां हम बात करें भारत का अधिकार कहां तक है, तो भारत का अधिकार है यहां तक, यानी भारत की स्थलीय सीमा से लगभग हम बात करें तो 19.2, मैं कह सकता हूं आपको 20 किलोमीटर तक, या हम कहें तो 12 नॉटिकल मील। यहां जो भी चीजें होगी वो किसके संसाधन है, वो भारत के संसाधन है, वो राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जाने जाएंगे। यहां अगर कोई खनिज है तो हम खुद के निकाल सकते हैं, या और भी कुछ है तो वो हमारा अधिकार है, हम उसको ले सकते हैं। लेकिन यहां आप लोगों को एक और नजर आ रहा होगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ये भला क्या चीज है, ये भला क्या चीज है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। मील क्या होती है बेटा, जैसे हम किलोमीटर बोलते हैं ना, ऐसे ही नापने की एक इकाई होती है, उसको कहा जाता है मील। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मील। अब एक नॉटिकल मील जो है, एक नॉटिकल मील, उस एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं मैं आपको यह बता देता हूं। तो सुनो, एक नॉटिकल मील किसके बराबर होता है, कितना होता है, तो एक नॉटिकल मील जो है वो होता है 1.9 किलोमीटर। कितना होता है, 1.9 किलोमीटर के बराबर होता है। तो एक नॉटिकल मील इज इक्वल टू 1.9 किलोमीटर। अब ध्यान देना, यहां हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है कितना है, ये है 12 नॉटिकल मील, और 12 नॉटिकल मील वाला ये जो क्षेत्र है, इस पे किसका अधिकार है, भारत का। इसके आगे हमारा अधिकार नहीं है। फिर किसका अधिकार हो जाता है, तो वहां यहां एक जो लाइन लिखी हुई आ रही है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या लिखा आ रहा है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है, आओ इन अंतरराष्ट्रीय संसाधनों को देखते हैं, इन अंतरराष्ट्रीय संसाधनों को समझते हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अच्छा, एक चीज तो आप लोगों को जानकारी में होगी कि अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, जो किसी एक देश का नहीं हो, जो किसी एक देश का नहीं हो, कई सारे देशों का, संपूर्ण विश्व का जिसका अधिकार हो। ठीक है, अब एक देश से दूसरे देश के बीच में अगर हम आना जाना कहें तो भी क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंध है। तो यानी अधिक देशों का उस पर अधिकार रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय। तो यहां संसाधन जो है, उन संसाधनों पर भी किसी एक देश का अधिकार नहीं है। तो बताया गया है किसी देश की भौगोलिक सीमा से 200 नॉटिकल मील, और हमेशा ध्यान रखना जहां पर ये नॉटिकल मील लिखा हुआ आया है, इसका मतलब दूरी किस में नापी जा रही है, समुद्र की नापी जा रही है। किसकी दूरी नापी जा रही है, समुद्र की दूरी नापी जा रही है। तो किसी देश की भौगोलिक सीमा से 200 नॉटिकल मील दूर स्थित संसाधनों पर किसी एक देश का अधिकार न होकर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का
संस्थाओं का अधिकार होता है, अधिकार होता है, उसे क्या कहा जाता है? उस अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखते हैं आप लोगों को कितनी बात समझ में आई है। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं, ठीक है? मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूं। प्रश्न मेरा ये है, प्रश्न है ये है भारत, ठीक है? अब यहां अरब सागर में ये कौन सा समुद्र है? ये है अरब सागर। और इस अरब सागर में लगभग यहां से हम बात करें 220 नॉटिकल मील दूर, 220 नॉटिकल मील दूर यहां पर मिला है हम लोगों को खूब सारा पेट्रोलियम, खूब सारा पेट्रोलियम। और सबसे नजदीक देश कौन सा है? सबसे नजदीक देश जो है वो है भारत। बताओ यहां से जो पेट्रोल निकला है 220, मैंने कितना लिखा है यहां पर? 200 नहीं लिखा, मैंने 220 लिखा है। और यहां से जो पेट्रोल निकला है, अब बताओ कौन सा देश उसको निकालेगा? उस पेट्रोल पर किसका अधिकार होगा? फास्ट फास्ट कमेंट्स करना, देखता हूं कितना है, किसको किसको जानकारी में आया है। 220 नॉटिकल मील दूर जो पेट्रोल निकल रहा है, उस पेट्रोल पर किसका अधिकार होगा? फटाफट फटाफट बताओ। 220 नॉटिकल मील दूर पेट्रोल निकल रहा है, उस पेट्रोल पर अधिकार किसका है? कुछ कह रहे हैं इंडिया का, कुछ कह रहे हैं इंडिया का। नहीं 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 नहीं, इंडिया का नहीं, ऑल कंट्रीज, ऑल कंट्रीज लिख रहे हैं कई लोग। नहीं बेटा, हाँ ऑल कंट्रीज नहीं होगा। अभी मैंने आप लोगों को समझाया, अभी मैंने आप लोगों को वेरी गुड। कुछ लोग लिख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का, कुछ लोग क्या लिख रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को। वेरी गुड, शाबाश। अंतरराष्ट्रीय संस्थान, हाँ बिल्कुल, अब एकदम सही उत्तर आना प्रारंभ हुआ है। तो ध्यान देना यहां पर, यहां हम इस बात को वापस समझे। देखो नॉटिकल मील आप लोगों को दिमाग के अंदर इतना ही रखना है, नॉटिकल मील क्या है? नापने की एक इकाई है। जैसे हम किलोमीटर देखते हैं ना, वैसे समुद्र को किलोमीटर में नहीं देखा जाता है। समुद्र की दूरी को किस में देखा जाता है? समुद्र की दूरी को देखा जाता है नॉटिकल मील में। समुद्र की दूरी को किस में नापते हैं? समुद्र की दूरी को नापते हैं नॉटिकल मील में। तो भारत का जो अधिकार है, वो भारत का अधिकार कितना है? भारत का अधिकार है केवल और केवल लगभग हम कहें तो 20 किलोमीटर, या लगभग हम कहें तो 12 नॉटिकल मील तक। उसके आगे हमारा अधिकार नहीं है। फिर यहां से लेकर हम आगे बढ़े 200 नॉटिकल मील। कितना? 200 नॉटिकल मील। तो 200 नॉटिकल मील के बाद प्राप्त होने वाले संसाधन, होने वाले संसाधन कैसे संसाधन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये संसाधन कैसे संसाधन कहलाएंगे? ये संसाधन कहलाएंगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, बिल्कुल एकदम सही है। यानी 200 नॉटिकल के बाद जो भी मिल रहा है, और यहां मैंने कितनी दूरी बता दी है? 220 नॉटिकल। और 220 नॉटिकल दूरी बताने के बाद अब जो भी चीज मिल रही है, उन चीजों पर किसका अधिकार होगा? उन चीजों पर अधिकार होगा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का। अब देखो कुछ लोग भारत भारत कह रहे हैं ना, उनको भी मैं यहां पर बता दूं, हम लोग अगर यहां से खुदाई करेंगे तो हम लोगों को जाकर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की परमिशन लेनी होगी, और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जब हमको स्वीकृति दे देगी कि हां भारत खोद सकता है, तो जाकर हम वहां से क्या कर सकते हैं? खुदाई कर सकते हैं। वरना हम खुदाई नहीं कर सकते हैं, वरना यहां से हम खुदाई नहीं कर सकते हैं, वरना यहां से हम कुछ भी ले नहीं सकते हैं। क्लियर यहां तक? अब यहां तक क्लियर हुआ तो एक उदाहरण देकर हम बात करें। जैसे हमारे भारत के पास में दक्षिण क्षेत्र के अंदर हिंद महासागर स्थित है, और हिंद महासागर की जो तलहटी है, उस हिंद महासागर की तलहटी के अंदर मैग्नीज भरा पड़ा है। क्या है? हिंद महासागर के अंदर मैग्नीज भरा पड़ा है, लेकिन हम ले नहीं सकते। हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? उस पर हमारा अधिकार नहीं। हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि अरे सबसे नजदीक हम है, तो नजदीक हम है तो इस पर तो हमारा अधिकार होना चाहिए, या सबसे पहले मैंने देखा इसलिए मेरा अधिकार होना चाहिए। नहीं बोल सकते, क्योंकि ये क्या है? ये विश्व की संपत्ति है। ये क्या है? ये विश्व की संपत्ति है। देखो बेटा, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, जब मैंने आप लोगों को निजी संपत्ति बताई थी, मैंने कहा अगर जमीन के नीचे आपका घर बन रहा है, और आपके घर के नीचे अगर पेट्रोल निकल आए,
तो आप क्या करोगे, खुद बेचोगे क्या उसको? नहीं, वो किसका हो जाएगा? सरकार का। अब आप कहोगे ऐसे कैसे हो जाएगा सरकार का? घर मेरे घर के नीचे सोना मिल रहा है, मेरे घर के नीचे पेट्रोल मिल रहा है, सरकार कैसे ले लेगी? बिल्कुल ले लेगी, क्योंकि इस पे हमारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार बस ऊपरी सतह पर है, इसके नीचे जो भी वो किसकी संपत्ति है? सरकार की। ठीक वैसे ही 200 नॉटिकल मील के बाद जो भी संपत्ति आ रही वो संपत्ति किसकी हो जाएगी? वो संपत्ति हो जाएगी सरकार की। वो संपत्ति किसकी हो जाएगी? वो संपत्ति हो जाएगी सरकार की। तो ये तो था हमारा संसाधन स्वामित्व के आधार पर। अब स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के बाद हम आगे चलें तो अब आ रहा है हमारा विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण या संसाधनों के प्रकार। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के प्रकार कितने हैं? विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के प्रकार देखें तो यहां पर भी नजर आते हैं हम लोगों को 4 प्रकार। कौन कौन से 4 प्रकार नजर आते हैं? सबसे पहले नजर आता है हम लोगों को संभावी संसाधन, दूसरे नंबर पे नजर आता है हम लोगों को विकसित संसाधन, तीसरे नंबर पे नजर आता है हम लोगों को भंडार, और चौथे नंबर पे नजर आता है हम लोगों को संचित संसाधन। चौथे नंबर पे क्या है? चौथे नंबर पे नजर आ रहा है हम लोगों को संचित संसाधन। अब दिमाग में एक बात आती होगी, कि सर ये जो संभावी संसाधन है, ये संभावी संसाधन क्या है? किसको कहा जाता है ये संभावी संसाधन? अब देखो, संभावी संसाधनों की परिभाषा देखें। सबसे पहले हम क्या देखें? सबसे पहले देखें हम संभावी संसाधनों की परिभाषा। तो वह संसाधन जो हमारे प्रदेश में है लेकिन अभी उनका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हम बात करें, हमारे भारत के पश्चिमी भाग के अंदर राजस्थान और गुजरात जो राज्य है, उन राजस्थान और गुजरात के अंदर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की इतनी अधिक संभावना है, लेकिन सही ढंग से उसका पूरा का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो यहां सबसे पहले जो संसाधन आ रहे हैं वो आ रहे हैं संभाव्य संसाधन। और किसे कहा जाता है संभाव्य संसाधन? अभी इसकी परिभाषा को समझते हैं। ऐसे संसाधन जो प्रदेश में उपलब्ध तो है परंतु उचित तरीके से उसका अभी उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, परंतु वर्तमान में अधिक उपयोग की संभावना है। वर्तमान में अधिक उपयोग की संभावना है। ऐसे संसाधनों को क्या कहा जाता है? ऐसे संसाधनों को संभाव्य संसाधन कहा जाता है। ऐसे संसाधनों को क्या कहते हैं? ऐसे संसाधनों को संभाव्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण लेकर हम बात करें तो राजस्थान व गुजरात में सौर व पवन ऊर्जा इनकी अपार संभावना है, लेकिन जिस तरीके से जितना उपयोग अभी हो रहा है वो उपयोग काफी नहीं है। अभी उपयोग क्या करना है? और अधिक बढ़ाना है। तो ध्यान देना, संभाव्य संसाधन किसको कहा जाता है? ऐसे संसाधन जो हमारे प्रदेश में है तो सही, मौजूद है, हवा है, खूब हवा चल रही है, सूरज भी खूब पड़ रहा है, खूब पसीना हम लोगों को यहां से लेकर पांव तक पसीना बहाना पड़ रहा है, तो गर्मी भी है, सौर की ऊर्जा भी आ रही है, हवा भी खूब चल रही है, लेकिन उपयोग शुभ ही हो चुका है। ऐसा नहीं कि हम सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना अधिक उपयोग होना चाहिए उतना अधिक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन भविष्य के अंदर क्या है? इसका उपयोग करेंगे। भविष्य के अंदर क्या करेंगे? इसका उपयोग करेंगे। तो ऐसे संसाधन क्या है? ऐसे संसाधनों को कहा जाता है संभाव्य संसाधन। ऐसे संसाधनों को क्या कहा जाएगा? ऐसे संसाधनों को कहा जाएगा संभाव्य संसाधन। अब देखो
कितनी क्या हम बिजली बना लेंगे ऐसे। बिजली की देखो कई कई बार गर्मियों के अंदर कटौती होती है, सरकार कहती है 4 घंटे की कटौती, 5 घंटे की कटौती। क्यों कटौती कर देती है? क्योंकि बिजली सरकार के पास में जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है। हमारे पास में बिजली के बनाने के जो सोर्सेज है वो लिमिट है, लेकिन अगर सौर ऊर्जा का उपयोग होने लग जाए, पवन ऊर्जा का उपयोग होने लग जाए तो अथाह बिजली बिजली हो जाएगी और हम आराम से क्या करेंगे, इन बिजली का सदुपयोग करना प्रारंभ कर देंगे। तो ध्यान रखना यहां पर, तो संसाधनों की परिभाषा के अंदर संभाव्य संसाधन और संभाव्य संसाधन ऐसे संसाधन जिनका अभी उपयोग नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य के अंदर बेहतरीन तरीके से उपयोग होने की संभावना है, वो संसाधन कैसे हैं? संभाव्य संसाधन है। जैसे राजस्थान और गुजरात के अंदर सौर और पवन ऊर्जा। फिर हम बात करें दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे आ जाते हैं विकसित संसाधन। संभाव्य के अंदर तो कौन आ गए? संसाधनों के अंदर ये तो आ गए पवन, और दूसरा आ गया हमारा सौर ऊर्जा। अब बात करें विकसित संसाधनों के बारे में। अब विकसित संसाधन क्या होंगे? ऐसे संसाधन, हम लोगों ने उन संसाधनों के बारे में सर्वे कर करा के पूरी तरह से जान लिया है कि इनकी ये गुणवत्ता है, इतनी मात्रा के अंदर ये है, लेकिन अभी हमने उनका उपयोग प्रारंभ नहीं किया है। बस है हमारे पास में, हमको ये जानकारी है कि यहां पर संसाधन है, लेकिन उन संसाधनों का अभी हम लोगों ने उपयोग ही प्रारंभ नहीं किया है। हमने सर्वे कर लिया है, हमने पता लगा लिया है गुणवत्ता के बारे में, हमने पता लगा लिया है उन संसाधनों की मात्रा के बारे में, लेकिन अभी तक हमने उन संसाधनों का उपयोग प्रारंभ नहीं किया है। वो संसाधन कैसे संसाधन है? वो है विकसित, यानी विकसित तो हो चुके हैं लेकिन अभी काम में आए नहीं है। आएंगे, ये भी क्या है, भविष्य के अंदर काम में आएंगे। ये विकसित हो चुके हैं, डेवलप्ड हो चुके हैं। जो संभाव्य थे उनको तो क्या कहा जाता है? पोटेंशियल। और यहां हम बात करें विकसित, उनको क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा डेवलप्ड रिसोर्सेज। क्या कहा जाएगा? डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो चलो वापस हम बात कर लेते हैं विकसित संसाधनों की परिभाषा के बारे में। हम देखेंगे यहां पर विकसित संसाधन, विकसित संसाधन किसे कहा जाता है? विकसित संसाधन, तो इसकी परिभाषा में आते हैं ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण करके, जिनकी सर्वेक्षण करके मात्रा व गुणवत्ता की पहचान की जा चुकी है, परंतु अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में उनका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, उनका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। ऐसे संसाधन कैसे संसाधन कहलाएंगे? विकसित संसाधन कहलाएंगे। ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे? विकसित संसाधन कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा यहां पर ऐसे संसाधन जिनकी सर्वे के माध्यम से पूरा का पूरा क्या किया गया? सर्वे किया गया, और जब सर्वे किया गया तो पता चल गया कि वो कितनी मात्रा में है जमीन के नीचे, वो कितने हैं, उनका गुण क्या है, वो किस रूप में हमारे काम में आ सकते हैं, ये सारा का सारा क्या कर लिया गया है? पहचान लिया गया है। लेकिन हमारे पास में अभी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि उनका हम पूरी तरह से उपयोग कर पाए। तो ऐसी स्थिति में इन संसाधनों को क्या कहा जाता है? विकसित संसाधन। जैसे हम बात करें, अच्छा आप में से कोई उदाहरण दोगी क्या? आप उदाहरण दे दो तो ठीक, पहले आप लोगों का वेट कर लेता हूं। विकसित संसाधनों के बारे में आप लोग जो परिभाषा के माध्यम से समझे हो, आप में से कौन कौन इसका उदाहरण दे सकता है? और फिर यहां जब हम उदाहरण की बात करेंगे, देखते हैं आप क्या क्या उदाहरण देते हो, दो पहले फटाफट, फिर मैं देखता हूं यहां पे। तो यहां जब उदाहरण की बात करें, फास्ट करना कमेंट्स, उदाहरण किसके? विकसित संसाधनों के। विकसित संसाधन किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है विकसित संसाधन? फटाफट उदाहरण दो, फटाफट उदाहरण दो। यहां हम बात करें
उदाहरणों के अंदर तो हमारे पास में आ रहा है, एक तो देखो भूतापीय ऊर्जा, एक तो क्या आ रही है भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, और दूसरी चीज क्या आ रही है, दूसरी चीज आ रही है भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में पेट्रोलियम की उपलब्धता। अब जमीन के नीचे जो तापमान है, उस जमीन के नीचे वाले तापमान से बिजली बनाना संभव है। हमें पता है कि इतना ताप है और अब इतनी बिजली बना सकते हैं, लेकिन अभी बिजली बनाना इतना प्रारंभ तो नहीं हुए। हमें पता है कि यहां पर पेट्रोलियम है, उस पेट्रोलियम की खुदाई करेंगे, इतना पेट्रोल मिलेगा, लेकिन अभी जितनी मात्रा के अंदर हम लोगों को पेट्रोल प्राप्त हुआ है, उस सब जगह पर खुदाई प्रारंभ हो गई क्या? नहीं। उसको निकालना प्रारंभ कर दिया है क्या? नहीं। तो ये संसाधन कैसे संसाधन है? डेवलप्ड संसाधन या विकसित संसाधन। सब कुछ तैयार है, बस टेक्नोलॉजी आते ही उनका हम उपयोग करना प्रारंभ कर देंगे। ऐसे संसाधनों को क्या कहा जाएगा? ऐसे संसाधनों को कहा जाएगा विकसित संसाधन। ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे? विकसित संसाधन। अब विकसित संसाधनों के बाद फिर तीसरे नंबर पे आ जाएं तो आ जाते हैं भंडारण संसाधन। 30 नंबर पे क्या आ जाएंगे? भंडार संसाधन, यानी उनको हम लोगों ने क्या कर रखा है? स्टॉक कर रखा है। भंडार का मतलब क्या होता है? भंडार का मतलब होता है स्टॉक। अब स्टॉक कैसे कर रखा है? तो ये संसाधन ऐसे संसाधन है कि हमारे पास में अगर टेक्नोलॉजी हो तो टेक्नोलॉजी होते हम क्या करेंगे? इनका उपयोग प्रारंभ कर देंगे। टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं है, हमारे पर्यावरण के पास में है तो बहुत सारे हमारे पास में है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। देखो जैसे आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया उदाहरण दूं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सब जगह पर मारामारी चल रही है, पानी की कमी है, पानी की कमी है, जल है तो कल है, जल बचाओ जल बचाओ जल बचाओ। लोग कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? तो ये जो जल बचाओ जल बचाओ जल बचाओ हम कह रहे हैं ना, अगर हमारे पास में टेक्नोलॉजी आ जाए तो हमारे चारों ओर पानी पानी है, हम उस टेक्नोलॉजी का ऐसा उपयोग करेंगे कि पानी की समस्या की कमी ही नहीं रहेगी। कैसे कमी नहीं रहेगी? तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, जल को क्या कहा जाता है? H2O। जल को क्या कहा जाता है? H2O। अब ये H2O है, वो किससे मिलकर बना है? ये बना है दो चीजों से, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब दोनों मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब दोनों मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है? तो निर्माण होता है जल का। तो अब चारों तरफ जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को जो मिलाकर हम जल बना सकते कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। और बस उसी टेक्नोलॉजी के अभाव में, उसी टेक्नोलॉजी की कमी के कारण हम लोग जल का निर्माण स्वयं अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। तो पर्यावरण के अंदर ऐसे कई सारे चीजें हैं, ऐसे कई सारे पदार्थ हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में प्रौद्योगिकी का अभाव है, और प्रौद्योगिकी का अभाव होने के कारण हम उन चीजों का उपयोग नहीं कर सकते। तो आओ इनकी परिभाषा देखें। तो इनकी परिभाषा के बारे में बात करें तो ध्यान रखना क्या होगा? इन भंडारण संसाधनों की परिभाषा, भंडार संसाधन, ऐसे संसाधन जो हमारे पर्यावरण में बड़ी मात्रा में उपलब्ध तो है, परंतु उचित प्रौद्योगिकी, उचित प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण उन्हें
उपयोग में नहीं लिया जा रहा है, लिया जा रहा है। जैसे उदाहरण लेकर हम बात करें, अभी मैंने आप लोगों को बताया जल, अभी मैंने आपको बताया है जल, क्या, H2O। तो ये जो जल है वो दो ज्वलनशील गैस हैं, कौन कौन सी? तो उसमें एक तो नाम आ रहा है हाइड्रोजन, एक किसका नाम आया है? हाइड्रोजन, और दूसरा किसका नाम आया है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दो गैसें, और इन दो गैसों से मिलकर क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है इस जल का। तो हाइड्रोजन भी खूब है, हाइड्रोजन गैस भी खूब है, और ऑक्सीजन भी खूब है हमारे पर्यावरण के अंदर, लेकिन इनको कैसे जोड़ें, कैसे मिलाएं कि जल का निर्माण हो जाए, ये अभी हमारे बस में नहीं है। तो अगर ये टेक्नोलॉजी यहां आ जाए तो बड़ी मात्रा में फिर क्या कर सकते हैं? जल का निर्माण कर सकते हैं, और जल की जो कमी आ रही है उस जल की कमी को भी हम क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। और फिर लास्ट में हमारे पास में आता है सिंचित कोश। फिर लास्ट के अंदर क्या आ जाता है? संचित कोश। अब ये संचित कोश क्या है? किसको कहा जाता है संचित? संचित का मतलब क्या होता है? रिजर्व। संचित का मतलब क्या होता है? रिजर्व, जिसको हमने संभाल के रख रखा है, जिसको हमने क्या कर रखा है? संभाल के रख रखा है। ये सिंचित संसाधन जो है ये ऐसे हैं जिन्हें तकनीकी ज्ञान की सहायता से उपयोग में लाया तो जा सकता है, लेकिन अभी बड़ी मात्रा में इनका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। भविष्य के अंदर इनका क्या करेंगे? अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। जैसे उदाहरण लेकर हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा जल से बिजली बनाना। अब जल से बिजली कैसे बनती है सर? जल से बिजली कैसे बनाई जाती है? जल से बिजली बनाए तो जल से किस प्रकार से हम बिजली का निर्माण करें? तो ध्यान रखना, ध्यान देना, इस पूरे के पूरे आप डायग्राम को देखो, पानी से कैसे बिजली बनती है, पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। पूरी की पूरी बातें हम लोगों को पता चल जाएगी कि जल से कैसे बिजली बनाई जा सकती है। तो जल से बिजली बनाने के बारे में हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा नदियों का जो बहता हुआ पानी है, उस नदियों के बहते हुए पानी को क्या कर दिया जाता है? बांध बनाकर रोका जाता है। बांध बनाकर क्या किया जाता है? रोका जाता है। यह बांध बना दिया गया है और इसके पीछे पूरा का पूरा पानी को रोक रखा है। अब पानी को रोक रखा है, यहां से क्या कर दिया है? एक गेट खोल दिया है बांध का, और बांध का गेट खुला तो बड़ी तेज गति से पानी चल रहा है। अब पानी तेज गति से चल रहा है, इधर लगा दी गई है टरबाइन। ये क्या लगा दी यहां पर? टरबाइन। अब आप लोगों ने देखा होगा जनरेटर को, पहले शादियों के अंदर क्या करते थे? वो रस्सी वाले जनरेटर आते थे, 2-4 जने उसको जनरेटर को रस्सी बांधते थे, फिर 1 2 और 3 बोल के खींचते थे उसको जोर से, फिर वो डग 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 जनरेटर चालू हो जाता था। आसपास 2 किलोमीटर तक पता चल जाता था हाँ यह जनरेटर लगा हुआ, किसी की शादी हो रही है। अब तो खैर वो पूरे के पूरे ऑटोमेटिकली आ गए, बटन चालू किया और जनरेटर ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन पहले वो रस्सी वाले जनरेटर आते थे, उसमें रस्सी डालकर खींचा जाता था, जोर लगा के हैसा, जोर लगाकर हैसा। तो ऐसे जो जनरेटर होते थे उनमें जब रस्सी को डालकर जब घुमाया जाता था और फिर वो डग 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 अंदर गोल गोल घूमनी चालू, और गोल गोल घूम के फिर वो मशीन से क्या करता था? बिजली बनाने का कार्य करता था। यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है, यहां पर भी ऐसे हो रहा है। पानी आ रहा है और पानी आकर यहां ये जो टरबाइन नजर आ रही है आप लोगों को, इस टरबाइन से क्या होता है? टकराता है। एक मुझे बहुत अच्छी बात आ रही है टरबाइन के उदाहरण से। हम छोटे थे तो एक कागज को लकड़ी के आगे डालकर चक्री बनाते थे और फिर फूंक देते थे, या पंखे के सामने जब उसको ऐसे करते थे तो वो चक्री क्या होती थी? घूमती थी। या फिर उस डंडे को लेकर जब दौड़ते थे तो चक्री क्या होती थी? ऑटोमेटिकली घुमा करती थी। तो ऐसे फूंक मारी हम लोगों ने तो वो चक्री घूमनी स्टार्ट हुई। बस ऐसे ही वो चक्री घूम रही है। टरबाइन भी क्या है? एक चक्री है। कैसे घूम रही है वो चक्री? पानी से घूम रही है। पानी बह रहा है, इस टकरा रहा है, और टकरा कर ये क्या होती है? घूमनी प्रारंभ हो जाती है। और ये जब घूमती है तो इसके अंदर वाली सारी की सारी मशीनें चलनी शुरू हो जाती है। मशीनें चलती तो वो किसका निर्माण करती है? बिजली का निर्माण करती है। लेकिन बड़ी मात्रा में क्या आज नदियों पर बांध बना बनाकर इस प्रकार से बिजली का उपयोग हो रहा है? बिजली का निर्माण हो रहा है? नहीं हो रहा है। बिजली का निर्माण नहीं हो रहा है। सर याद है बचपन में, बिल्कुल याद है बचपन में। मजे तो बचपन के ही थे भाई, वास्तव में देखा जाए तो मौज तो बचपन वाली बचपन के अंदर ही थी। तो ध्यान रखना, ऐसे ये टरबाइन चलती है। वहां हम हवा से चलाते थे, यहां ये किससे चलती है? पानी से चलती है। अब देखो वो पवन ऊर्जा है ना, वो यही तो चीज है। बड़े बड़े पंखे वाले लगा दिए जाते हैं पंखे, और फिर वो पंखे गोल गोल घूमते रहते हैं और उससे फिर क्या होती है? बिजली का निर्माण होता है। टरबाइन का भी सेम वही सिस्टम है।
बिल्कुल वैसा का वैसा है। पानी से ये चक्रिया क्या होगा, यहां पे घूमेगा, गोल गोल घूमा, बिजली का निर्माण हुआ। लेकिन कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, बड़ी संख्या के अंदर नहीं हो रहा है। ये रिजर्व कर रखा है हम लोगों ने, अभी इसका बड़ी मात्रा के अंदर उपयोग नहीं किया। तो ऐसे संसाधनों को क्या कहेंगे, संचित संसाधन कहेंगे। ऐसे संसाधनों को क्या कहेंगे, ऐसे संसाधन कहा जाए कहलाएंगे संचित संसाधन। तो आओ संचित संसाधनों की परिभाषा देखें, किसको कहा जाता है, संचित संसाधन। अभी मैंने आप लोगों को बताया था हमारे पर्यावरण के अंदर मौजूद है, लेकिन तकनीकी सहायता से प्रयोग में लाए जा सकते हैं, लेकिन उपयोग टेक्नोलॉजी भी आ गई है। ऐसे संसाधन जो हमारे आसपास उपलब्ध है, उन्हें प्रयोग में लेने की तकनीकी भी या टेक्नोलॉजी भी, तकनीक भी हमारे पास है, परंतु फिर भी उनका बड़ी मात्रा में उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसे संसाधनों को क्या कहेंगे, ऐसे संसाधनों को कहेंगे संचित संसाधन। ऐसे संसाधनों को क्या कहेंगे, ऐसे संसाधनों को कहा जाएगा संचित संसाधन। अब देखो संचित संसाधनों का हम उदाहरण ले लें, इसका हम उदाहरण ले लें, तो इसका उदाहरण ले लें तो देखेंगे हम जल, या फिर हम कहें तो बांध का। कौन सा जल, बांध का। जल से विद्युत बनाना। हमें पता है कि बांध को रोककर पानी से हम बिजली बना सकते हैं। हमें यह भी पता है कि हम उस पानी का उपयोग करके बड़ी मात्रा के अंदर विद्युत का निर्माण कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं वो टेक्नोलॉजी भी हमारे पास में है। लेकिन उस टेक्नोलॉजी का बराबर उपयोग नहीं किया जा रहा है। लेकिन उस टेक्नोलॉजी को जितना हम लोगों को काम में लेना चाहिए उतना काम में हम नहीं ले रहे हैं। तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे संचित संसाधन। वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे संचित संसाधन। उनको किस नाम से जाना जाएगा, उनको कहा जाएगा संचित संसाधनों के नाम से। अब देखो संसाधनों के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन ये जो संसाधन है कितने काम में लेते रहें, कोई नुकसान होगा या नहीं होगा, फटाफट बताना। हम कितने इन संसाधनों को काम में लें, कुछ हमारे यहां पे फर्क पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है? बिल्कुल फर्क पड़ने वाला है। जितना संसाधनों का उपयोग करेंगे, संसाधनों की मात्रा क्या होती जाएगी, उतनी कम होती जाएगी। वो संसाधन उतनी क्या होते जाएंगे, सीमित होते जाएंगे। उन संसाधनों की उतनी ही कमी होती जाएगी। फिर क्या किया जाए, फिर करना क्या है, हम लोगों को करना है इन संसाधनों को विकसित, इन संसाधनों का करना है विकास। और संसाधनों का कैसे विकास करें, तो हम देखेंगे कि हम लोग अपने जीवन को जीने के लिए कई प्रकार के जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, और धीरे धीरे मनुष्य इतना स्वार्थी होता जा रहा है कि अपने स्वार्थ के कारण हम इन संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, और अंधाधुंध प्रयोग करने से कई सारी समस्या हमारे सामने आ रही है। क्या समस्या आ रही है, संसाधन खत्म होते जा रहे हैं, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। संसाधनों के अधिक उपयोग से समाज भी अलग अलग भागों के अंदर बंट गया है। गरीब और अमीर की जो खाई थी, वो गरीब और अमीर की जो खाई थी वो क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, चौड़ी होती जा रही है। तो संसाधनों का विकास हम देखें किस प्रकार से होगा, तो यहां पर देखेंगे प्रकृति से प्राप्त संसाधनों की मात्रा सीमित है,
मनुष्य अपने स्वार्थों को पूरा करने हेतु इन संसाधनों का अंधाधुन, इन संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है, जिससे धीरे धीरे ये प्राकृतिक संसाधन नष्ट होने की कगार पर है, नष्ट होने की कगार पर है। जब संसाधनों का अति हो जाएगी, देखो अति हर चीज की खराब होती है, अति सर्वत्र वर्जिते, यानी अति को सब जगह पर क्या है, निषेधे, अति का हर जगह पर विरोध किया जाता है। कैसे विरोध किया जाता है, क्यों विरोध किया जाता है अति का, तो बताया गया है कि हमारे यहां पर जो संसाधन है वो संसाधन क्या है, वो संसाधन है निश्चित मात्रा के अंदर। वो संसाधन क्या है, वो संसाधन है निश्चित मात्रा के अंदर। अब संसाधन की एक लिमिट है, संसाधनों की क्या है, एक लिमिट है। हम चाहें जितने संसाधनों का उपयोग करें और वो संसाधन बढ़ते जाएं, ऐसा कभी संभव नहीं है, ऐसा कभी संभव नहीं है। ऐसा संभव क्यों नहीं है, क्योंकि एक निश्चित मात्रा के अंदर है, और निश्चित मात्रा के अंदर है तो धीरे धीरे ये क्या होंगे, कभी एक समय तो ऐसा होगा ये भी नष्ट हो जाएंगे, और जब ये नष्ट हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, तब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तब हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हम अपने ही पांव पर क्या कर रहे हैं, कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो देखो इसको समझो, प्रकृति से प्राप्त संसाधनों की एक सीमित मात्रा है, एक मात्रा कैसी है, लिमिटेड है, ज्यादा उसका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। और मनुष्य क्या होता जा रहा है, दिनों दिन स्वार्थी होता जा रहा है। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हम संसाधनों का दुरुपयोग करने लग गए हैं, और इन दुरुपयोग के कारण क्या हो रहा है, ये जो प्राकृतिक संसाधन है वो धीरे धीरे नष्ट होने लग गए हैं। और एक बार नष्ट हो गए तो दोबारा क्या उनको हम बना पाएंगे, क्या दोबारा उनका हम निर्माण कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, हमारे लिए हाथ में नहीं है, हमारे बस में नहीं है। इसीलिए तो इनको अनवीकरण के अंदर रखा है, इसीलिए तो किस श्रेणी के अंदर रखा है, अनवीकरण के अंदर रखा है। अरे नवीकरणीय वाले संसाधन है, आप सौर ऊर्जा का प्रयोग करो, आप पवन ऊर्जा का प्रयोग करो, वो खत्म होने वाले नहीं है, उनका कुछ भी किसी प्रकार से कहीं भी कमी आने वाली नहीं है। लेकिन ये सब क्या है, लिमिट में, ये सब क्या है, एक लिमिट में है। तो संसाधनों के दुरुपयोग से क्या होगा, बताया गया है संसाधनों के दुरुपयोग से होने वाले नुकसान। सबसे पहला नुकसान क्या है, पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है, पर्यावरण के लिए संकट उत्पन्न हो रहा है। दूसरा, संसाधनों के अत्यधिक उपयोग करने से संसाधनों के अत्यधिक उपयोग करने से सामाजिक विभाजन में वृद्धि हो रही है। हमारा समाज बंट रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है। कैसे विभाजन हो रहा है, अब देखो यहां ध्यान देना, इधर सुनो। अगर आपके पास में हम बात करें, आसपास नजर दौड़ाएं, हमारे समाज को देखें, तो हमारे आसपास के समाज को देखेंगे तो हम लोगों को एक बात जानकारी में आ जाएगी कि आज अगर धरती से या पृथ्वी के अंदर जितना भी पेट्रोल है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उस पेट्रोल के खत्म होने का मुख्य कारण क्या है, अमीर या गरीब, बताओ कौन है?
पेट्रोल के खत्म होने के पीछे या डीजल प्राकृतिक तेल जो है वो खत्म हो रहा है, उसके पीछे मुख्य कारण कौन है? अमीर लोग या गरीब लोग? कौन मुख्य कारण आएंगे? किसको हम जिम्मेवार मानेंगे? अमीरों को या गरीबों को? किसको जिम्मेवार माना जाएगा? फिर चलते हैं हम आगे की तरफ। आज हमारे चारों तरफ धीरे धीरे जो भी संसाधन खत्म हो रहे हैं, उन संसाधनों के खत्म होने के पीछे मुख्य कारण कौन है? अमीर लोग हैं या गरीब लोग हैं? तो यहां हम देखेंगे तो हम लोगों को नजर आएगा कि अत्यधिक उपयोग जो किया है वो अमीरों ने किया है। किसने किया है? अमीर लोगों ने किया है। अब गाड़ियां किसके पास में है? अमीरों के पास में। फैक्ट्रियां किसके पास में है? पैसे वाले लोगों के पास में। और वही पैसे वाले लोग इन संसाधनों का दुरुपयोग करके और अधिक पैसे वाले हो रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, संसाधनों को समाप्त कर रहे हैं, जबकि बेचारा जो गरीब है वो गरीब और से गरीब होता जा रहा है। तो समाज के बीच में क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है ना। समाज के बीच में जो खाई थी वो खाई क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। उनके बीच की जो दूरियां हैं वो बीच की दूरियां बढ़ती जा रही है। तो दो वर्ग बन गए हैं। और दो वर्ग कौन कौन से बन गए हैं? तो दो वर्ग की बात करें तो यहां दो वर्ग बन रहे हैं, अमीर और गरीब। दो वर्ग कौन कौन से बन गए? अमीर और गरीब। तो संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से अमीर तो और ज्यादा अमीर बन रहे हैं। अमीरों के पास में तो पैसे वालों लोगों के पास में तो पैसा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जबकि बेचारे जो गरीब हैं वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन जब पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा तो वहां ये देखेंगे कि भाई हमको नुकसान अमीरों ने पहुंचाया तो अमीरों को ही प्रभावित करते हैं। उसका असर तो किसके ऊपर होगा? सभी लोगों के ऊपर होगा कि नहीं होगा? सभी लोगों के ऊपर होगा। और नुकसान की चपेट जब ज्यादा होगी तो किसको ज्यादा अपनी चपेट में लेगी? इन गरीबों को। ज्यादा नुकसान किसको होगा? ज्यादा नुकसान होगा इन बेचारे गरीबों को। जबकि नुकसान पहुंचा कौन रहे हैं? अमीर। किसके कारण नुकसान हो रहा है? अमीरों के कारण ही नुकसान हो रहा है। तो क्या किया जाए? ऐसा क्या किया जाए कि इस खतरे से बचा जा सके, इस खतरे को टाला जा सके? तो बस एक ही उपाय हमारे पास में क्या है? सतत पोषणीय विकास। अब सतत पोषणीय विकास की बात करें तो यह सतत पोषणीय विकास होता क्या है? किसको कहते हैं सतत पोषणीय विकास? संसाधनों को अगर बचाकर रखना है, संसाधनों का हम लोगों को अच्छी तरीके से उपयोग करना है, संसाधनों को डेवलप्ड करना है, संसाधनों को विकसित करना है, तो ऐसी स्थिति में उपाय कौन सा है? उपाय है सतत पोषणीय विकास। अब सतत पोषणीय विकास होता क्या है? किसको कहा जाता है सतत पोषणीय विकास? तो सतत पोषणीय विकास के बारे में अगर जानना है, सतत पोषणीय विकास के बारे में अगर पढ़ना है, समझना है, तो इंतजार करना होगा। किसका? कौन आएगा? किसका इंतजार करें सर? अरे इंतजार करना होगा अगले शनिवार का। इंतजार किसका करना है? इंतजार करना है अगले शनिवार का। क्योंकि ये जो सतत पोषणीय विकास है ये आएगा आपके अगले शनिवार को। ये कब आएगा? ये आएगा अगले शनिवार को। इसके साथ साथ हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटिकल पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है और इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है। तो स्वागत है आपका हमारे उत्कर्ष के परिवार में। बिल्कुल बिना संकोच के आइए, अपना कोर्स परचेज कीजिए। आप लोगों को संडे को एमसीक्यूज के रूप में टेस्ट मिलेंगे, आप लोगों को सब्जेक्ट के अंदर टेस्ट के रूप में मिलेंगे। हर संडे तो टेस्ट होता है। टेस्ट के अलावा आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए भी कई प्रकार के क्वेश्चन दे रखे होते हैं एमसीक्यूज के रूप में। और भी कई बेहतरीन जो टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी उत्कर्ष ऐप के अंदर भरी पड़ी है। तो बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क के अंदर आप लोगों को उसका पूरा लाभ लेना चाहिए। तो इंतजार रहेगा आप लोगों का। हमारी जो कल जैसे मंडे से तो क्लासें है ही, तो जो अभी तक जिन लोगों ने कोर्स नहीं लिया है वो तो उसमें आइए और रोज हमारी संवाद होगी, रोज बातचीत होगी, रोज हम इसी मजे से अपनी क्लास को लेते रहेंगे। और अगले शनिवार को ये जो सतत पोषणीय विकास है, ये सतत पोषणीय विकास हम आगे लेकर चलेंगे, रुकेंगे नहीं और ना रुकने देंगे। क्योंकि इस बार करना है बोर्ड की खोपड़ी में छेद और बताना है सबको कि उत्कर्ष के जो विद्यार्थी है, उन उत्कर्ष के विद्यार्थियों का देखो बोर्ड के अंदर किस प्रकार से प्रचम लहरा रहा है, किस प्रकार से उत्कर्ष के जो विद्यार्थी है वो औरों से अलग है। और औरों से अलग यही तो उत्कर्ष की पहचान है। तो प्यारे, लेता हूं मैं आप लोगों से अनुमति, मिलूंगा आप लोगों को अगले शनिवार को फिर इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक दीजिए अनुमति। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।